नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, सरसों की वैज्ञानिक खेती की इस श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। सरसों अनुसंधान निदेशालय द्वारा सरसों की खेती में अनुसंधान को आप सभी तक डीडी किसान के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। पिछले कार्यक्रम में हमने राई और सरसों की विभिन्न किस्मों और बुवाई के विषय में विस्तार से जाना था। सरसों की खेती में अब खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई प्रबंध, पौधों की उचित संख्या के निर्धारण और फसल सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। तो आइए सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर द्वारा संस्तुत विभिन्न तकनीकों की जानकारी लेते हैं। सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर इस कार्यक्रम के माध्यम से किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचा रहा है। संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा संस्तुत सिफारिशों को अपनाकर किसान भाई सरसों की ज्यादा पैदावार लेकर अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं। इस वर्ष सरसों उत्पादक क्षेत्रों में बुवाई के बाद बेमौसम बरसात के कारण कहीं-कहीं दोबारा बुवाई करनी पड़ी। इससे कहीं-कहीं फसल 15-20 दिन की है तो कहीं 40-50 दिन की फसल हो चुकी है। अब खरपतवार नियंत्रण, निराई गुड़ाई, घने पौधों का विरलीकरण, टॉप ड्रेसिंग, थायो यूरिया का उपयोग मुख्य कार्य हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। सरसों की खेती में खरपतवार उपज में भारी कमी करते हैं। इनके प्रबंध की आवश्यकता बुवाई से ही शुरू हो जाती है। किसान भाइयों, किसी भी फसल में खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही ज़रूरी कार्य है और सरसों में ये और महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सरसों की जो बीज की पैदावार है उसको 30 से 35% कम कर देते हैं और तेल की उपज को 12% तक घटा देते हैं, इसलिए भी ज़रूरी है। और दूसरा ये भी है कि अगर खरपतवार आपकी फसल में ज़्यादा है तो आपके बहुत सारे कीड़े और बीमारियां पनपने का खतरा बना रहता है, इसलिए सरसों में खरपतवार नियंत्रण बहुत ज़रूरी है। आपको दिखाता हूँ मैं, ये बथुआ है, ये बथुआ खरपतवार है और इसी तरह से एक दूसरा इसी से मिलता जुलता खरपतवार है जिसको हम खरतुआ कहते हैं। जैसे ये खरतुआ है, इसी प्रकार से और भी बहुत सारे खरपतवार इसमें होते हैं। हिरणखुरी है, मोता है, जंगली प्याजी है और सेंजी होती है। तो इस तरह से बहुत सारे खरपतवार हैं जो सरसों की फसल में नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हिरणखुरी है और ये काफ़ी पेरेनियल, मतलब लगातार साल दर साल ये आती है, तो इनका नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी है अच्छी पैदावार के लिए। अब प्रबंधन की बात करें तो हमारे पास जैसे ही हम बुआई करते हैं उसके 1-2 दिन के अंदर पेंडीमेथालिन जो 30% ईसी या 33% ईसी के नाम से बाज़ार में मिलती है, उसका आप प्रयोग कर सकते हैं। और इसके लिए ये बाज़ार में आपको स्टॉम्प के नाम से मिलेगी, इसको आप ख़रीद लीजिए और 3.25 लीटर 500 लीटर पानी में घोल के प्रति हेक्टर के हिसाब से आप छिड़काव कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि ये काम आपको बुआई के 1 से 2 दिन के अंदर ही करना है। इसके अलावा जब आपकी फसल 20 से 25 दिन की हो जाए तो आप निराई गुड़ाई कर सकते हैं। इससे आपको 2 फायदे हैं। एक तो ये है कि आपके जो खरपतवार है वो मर जाए, वो नष्ट हो जाएंगे। दूसरा है आपकी ज़मीन भुरभुरी हो जाएगी जो पौधे के बढ़वार के लिए अच्छी रहती है। तो आप सिंचाई से पहले 20-25 दिन पर निराई गुड़ाई अवश्य करें। और इनका नियंत्रण हम कैसे करेंगे? जैसे हम सामान्य तौर पर खुरपी से इनको उखाड़ते हैं, लेकिन आजकल क्योंकि मजदूरी बहुत महंगी हो गई है, लेबर मिलता नहीं है, तो उसके लिए हमारे यहाँ कुछ हस्तचालित वीडर हैं। इनका प्रयोग करके आप कम समय में अधिक खेत में वीडिंग कर सकते हैं। तो अभी हम इनको चलाते हुए दिखाएंगे। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये काफ़ी कम समय में अधिक एरिया कवर कर लेते हैं और जल्दी इनकी वीडिंग हो जाती है फसल की। इसके साथ साथ इसका दूसरा फ़ायदा है कि इंटर कल्चरिंग यानी निराई गुड़ाई का काम भी इसके साथ ही हो जाता है, जिससे आपकी मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी जो आपके आने वाली फसल की जड़ों को विकास के लिए बहुत अच्छी रहेगी। तो इस तरह से आपको ये करीब 25 से 30 दिन की फसल में ये करना चाहिए। और उसके लिए ये जो यंत्र है ये बहुत ही किफ़ायती है, बहुत सस्ता है और आप कहीं भी लोकल मिस्त्री से बनवा सकते हैं। इसमें आप देख रहे हैं पीछे 2 जगह ये 3 आगे हैं और 2 ये पीछे खरपतवारों को काटने के लिए हैं। तो जब हम इसको चलाएंगे तो ये पूरी तरह से आपकी ज़मीन निराई गुड़ाई भी हो जाएगी और पीछे खरपतवारों को भी काट देगा। जो थोड़े बहुत खरपतवार बचे हैं वो भी नष्ट हो जाएंगे। और ये बहुत ही किफ़ायती है, बहुत सस्ता है। आप लोकल अपने एरिया में बनवा सकते हैं किसी भी मिस्त्री से।
ये तो बात होगी अपने जो रबी के मौसम में जो खरपतवार होते हैं उनके बारे में। अब एक जो परजीवी खरपतवार है सरसों में जो लगता है, उसका नाम है ओरोबेंकी या गुड़िया के नाम से भी इसको हम बोलते हैं। ये एक परजीवी पौधा है जो परजीवी खरपतवार है जो सरसों के पौधे की जड़ों में उगता है। आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से बिल्कुल सरसों के पौधे की जड़ में उगा हुआ है, और ये पूरा पोषण और अपना पानी है वो इसकी जड़ से लेता है, पौधे की जड़ से ही लेता है। अभी ये करीब 55-60 दिन की फसल हुई है और इस टाइम ये जमीन से निकलना शुरू हो गया। हालांकि ये उग तो पहले ही गया था, लेकिन जमीन से बाहर निकलता है ये 55-60 दिन की अवस्था के ऊपर। अब ये धीरे धीरे बड़ा होगा और करीब इतना बड़ा आएगा जब इसमें फूल लगेंगे, और वो फूल लगेंगे उसके अंदर बीज बनेंगे, और वो बीज इतने ज़्यादा होते हैं कि एक पौधे से 2 लाख बीज होते हैं। अब आप सोच सकते हो कि अगर एक पौधा बन के उसके बीज बन गए तो वो अगले साल 2 लाख पौधे तैयार करेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक परजीवी खरपतवार है, और इसका नियंत्रण बहुत ही आवश्यक है। इसको आप जैसे अभी निकलने लग गया, आप इसको यहाँ से तोड़ भी सकते हैं, इसको तोड़ के नष्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको कम कर सकते हैं इसकी जनसंख्या, और धीरे धीरे ये फिर ख़त्म हो जाएगा। दूसरा नियंत्रण मैंने बताया था कि गर्मियों में गहरी जुताई करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तीसरा उपाय बताया था कि फसल चक्र अपनाना, तो फसल चक्र अपनाने के भी आप इसको नियंत्रण कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक इसका कोई भी रासायनिक नियंत्रण अभी तक नहीं है, तो हमें समय रहते हुए हमें यही उपाय करने पड़ेंगे कि हम इसकी जनसंख्या को कैसे कम कर सकते हैं। अब जैसे ये बहुत ही नाजुक पौधा होता है, जैसा हम हिलाएंगे तो ये टूट जाएगा, ये टूट गया, तो ये बहुत ही नाजुक होता है, तो इसको नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। टोटल परजीवी है, ये पूरा अपना पोषण और पानी पौधे से ही ग्रहण करता है। एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि कैंसर जैसा है। प्रति इकाई क्षेत्र में जरूरत से अधिक पौधे पैदावार को कम करते हैं। सरसों की खेती में उचित पौधों की संख्या और पोषण प्रबंध पर ध्यान देना बेहद आवश्यक होता है, जिससे पैदावार कम ना हो। आज हम जो है राई सरसों में जो विरलीकरण है उसके बारे में बात करेंगे। तो राई सरसों में जो पौधों के जो घने पौधों को जो उखाड़ने की प्रक्रिया है, इसको पौधों की छटाई या विरलीकरण या थिनिंग की प्रक्रिया कहते हैं। राई सरसों में जो ये थिनिंग की प्रक्रिया है वो निश्चित रूप से बुवाई के 20 दिन बाद की जानी चाहिए, और ये जो विरलीकरण की जो प्रक्रिया का जो कार्य है वो निराई गुड़ाई के साथ में भी जो है किसान भाई कर सकते हैं। और इसमें जो है जो पौधों की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे कि सरसों की फसल में लाइन से लाइन की 45 सेंटीमीटर यानी 1.5 फुट की दूरी रखते हैं, और पौधे से पौधे की 15 सेंटीमीटर रखते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर मीटर के अंदर हमारे 15 पौधे आने चाहिए। हम इसको, ये स्क्वायर लोहे का बना हुआ है, इससे आप नाप भी सकते हैं, ये एक स्क्वायर मीटर का है। तो इसमें अगर हम डाल के देखेंगे और फिर गिनेंगे पौधों को, तो आप गिन के बताओ, करीब 15 पौधे इसमें आते हैं 1 स्क्वायर मीटर एरिया में। तो इस तरह से जो 1 हेक्टर होता है जिसमें 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं, उसमें 1,48,000 पौधे आते हैं। पौधों के जो विरलीकरण की जो प्रक्रिया है, अगर किसान इसको अपनाते हैं तो इससे क्या है कि जो विरलीकरण करने के जो ये फ़ायदे हैं कि जो पौधे को जो है अच्छा पोषक तत्व मिलता है, फैलने को पर्याप्त उसको स्पेस मिलता है, पूरी जगह मिलती है। और किसान भाई ये विरलीकरण की प्रक्रिया अपना करके जो है 10 से 15% तक जो है उत्पादन में जो है लाभ पा सकते हैं। और विरलीकरण का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि विरलीकरण करने से जो है जो फलियां हैं वो स्वस्थ बनती हैं, मोटी बनती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप जो है अच्छी फलियां बनने के कारण जो है अच्छा उत्पादन होता है, और जो तेल की मात्रा है उसमें भी जो है वृद्धि होती है। जिन किसान भाइयों ने जो है जहाँ पर जिंक की कमी वाले क्षेत्र हैं और वहाँ पर उन्होंने जिंक सल्फेट का जो है उपयोग नहीं किया है, तो वहाँ पर जो है किसान भाई जो है जो बुवाई के 30 दिन बाद जो है 2.5 किलोग्राम जिंक सल्फेट में 1 किलोग्राम बोझा चूना मिला करके उसको छान करके उसमें 500 लीटर पानी मिला करके जो है 2 पर्णी छिड़काव जो है फसल पर कर सकते हैं। और जिसमें पहला जो छिड़काव है वो जो है बुवाई के 30 दिन बाद किया जाना चाहिए, और दूसरा छिड़काव जो है वो 15 दिन के अंतराल पर
किया जाना चाहिए, जिससे हम जो है जिंक की जहाँ पर कमी है उसको दूर कर सकते हैं। राई सरसों में जो कलका तोड़ने का जो कार्य है वो बुवाई के 35 से 40 दिन बाद शुरू करना चाहिए। और जो कलका तोड़ने का जो मुख्य फ़ायदा है, इस ये कलका तोड़ने से जो हमारी जो प्राइमरी ब्रांचेज़ या जो प्राथमिक शाखाएं हैं उनकी संख्या बढ़ती है। और प्राथमिक जो शाखाएं बढ़ने से जो मुख्य जो सरसों की जो फलियां हैं वो प्राथमिक शाखाओं पर ही लगती हैं। तो हम जो कलका तोड़ने से क्या है कि जो छोटे दाने होने की जो समस्या है उससे निजात पाया जा सकता है, क्योंकि जो प्राथमिक शाखाओं पर जो फलियां लगती हैं वो बड़े आकार की होती हैं, उनके दाने बड़े बनते हैं और परिणाम स्वरूप जो है इससे जो है अच्छा उत्पादन मिलता है। तो किसान भाई जो है कलका तोड़ने की जो प्रक्रिया है इसको अपना सकते हैं। जब फसल 40-45 दिन की हो जाए तो फसल सुरक्षा पर ध्यान देना आवश्यक है। किसान भाइयों, अब हमारी जो सरसों की फसल है लगभग 40-45 दिन की हो चुकी है और कई कार्य आपने इसमें कर लिए होंगे, लेकिन अब हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, इस पर आज विशेष बातचीत में हमारे साथ में सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे आपकी फसल ये खड़ी हुई है अब 40-45 दिन की हो गई है, मैं ये जानना चाहता हूँ आगे जैसे सर्दी बढ़ने वाली है और इसमें कई तरह की जलवायु की दृष्टि से देख लें या यहाँ के लोकल मौसम के हिसाब से देखें तो क्या क्या परेशानियाँ आने वाली हैं इसमें? हाँ, देखिए किसान भाइयों, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि इस समय पूरी फ्लावर आ चुके हैं, फूल आ चुके हैं और ये करीब 50-55 दिन की फसल हो गई है जी। और इस समय आपका पानी भी लग चुका है तो और सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि चूंकि अब नमी आ गई है इसके अंदर है तो अब रोगों के पनपने की एक संभावना है। तो रोगों में क्या होता है कि आप नीचे के पत्ते को सबसे पहले आप देखेंगे कि चाहे वो काला धब्बा रोग हो चाहे सफ़ेद रतुआ रोग हो, वो नीचे के पत्तों से शुरुआत होती है। तो जो सबसे नीचे का पत्ता है उसको आप पलट के देख सकते हैं कि नीचे से उठा के अगर वो आप जाना चाहेंगे तो आप इस तरीके से देखते रहें, निरीक्षण करते रहें कि यहाँ पर अगर कोई सफ़ेद तरीके का ये जो सबसे नीचे का पत्ता है, अगर यहाँ आपको कोई लगता है कि सफ़ेद रतुआ रोग के लक्षण है या ऐसा लगता है कि काला धब्बा रोग के, तो सबसे पहले यहाँ आएंगे, उसके बाद ऊपर आएंगे, फिर इसके ऊपर की पत्ती पे आएंगे जी। तो ये आप इसकी जांच करते रहें। और इसके लिए हम अपने किसान भाइयों को ये भी सलाह देते हैं कि वो इससे बचाव के लिए नीचे की 4 पत्तियों को तोड़ दें। जैसे उदाहरण के स्वरूप में अगर हम देखें तो ये नीचे की अगर 4 पत्ती को आप तोड़ देते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे एक अच्छी धूप पहुँचने लग जाती है, हवा पहुँचती है, जिससे रोगों के प्रसार में रोकने में मदद मिलती है। तो ये एक बहुत बिना मतलब रसायन का उपाय है कि इसमें 4 पत्ते तोड़ने चाहिए। 4 पत्ते नीचे के तोड़ने चाहिए। और पहले हमारे किसान भाई इस प्रक्रिया को किया करते थे, ये 4 पत्ते पशुओं के चारे में मिला के खिला दें तो पशुओं के लिए भी एक अच्छा पोषण इसके लिए प्राप्त हो जाता है। डॉक्टर साहब, जैसे ये बात आपने बताई कि हमको रोग से बचाव के लिए एक ऐसा उपाय जो चारा भी प्रदान करे पशुओं को और फसल में रोग आने से रोके भी। जी। हमारे इस ब्रज क्षेत्र में और पूरे उत्तर भारत में एक पाले की समस्या है और धुंध छाती है, तो ऐसे में इस फसल को कच्चा माना जाता है। जी। क्या उपाय करने होंगे? देखिए, पाले की फसल के लिए परंपरागत रूप से तो कई हमारे किसान भाई ऐसा करते हैं कि जो आसपास की जो कचरा होता है उसको जला देते हैं, लेकिन आजकल हम उसकी सलाह नहीं देते हैं। तो इसके लिए 0.1% के आप जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। और बहुत समय अगर आपके इलाके में रहते हैं तो दूरगामी इस तरीके भी करते हैं कि वो जो बाड़ लगा देते हैं बड़े पेड़ों की। लेकिन अभी हमने देखा है कि एक थायोयूरिया नामक एक जैव रसायन आता है, अगर आप उसका छिड़काव करते हैं तो काफ़ी हद तक आपका पाले से भी उस फसल में बचाव। थायोयूरिया के बारे में थोड़ा मैं विस्तार से किसान भाइयों से चर्चा करवाना चाहूँगा आपसे। थायोयूरिया की जो रिकमेंडेशन है जी। वो अलग अलग है। जैसे उत्तर प्रदेश में अभी तक इसको वैज्ञानिक नहीं बता रहे हैं, तो क्योंकि ये देश का राष्ट्रीय संस्थान है सरसों के बारे में, तो थायोयूरिया की रिकमेंडेशन इस संस्थान के द्वारा हो चुकी है। जी। देखिए, थायोयूरिया की रिकमेंडेशन जो कई विश्वविद्यालयों द्वारा भी यहाँ पे परीक्षण किए गए थे, तो उनके तरफ से और हमारी तरफ से जब प्रयोग किए गए तो इसका एक रिकमेंडेशन जो पाया गया, ये कुछ नहीं होता है। ये कुछ जगह इसलिए रिकमेंडेशन नहीं की गई है कि इसका कुछ जगह दुष्प्रभाव देखे गए थे, तो दुष्प्रभाव इसके थायोयूरिया के नहीं थे। वो किसानों ने क्या किया कि इसकी ज़्यादा मात्रा को यूज कर लिया। जी। तो इसमें क्या होता है समझने की जरूरत है, ये एक जैव रसायन होता है
और इसमें गंधक होता है करीब 42%, नत्रजन होती है करीब 36% है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें जो गंधक होती है वो सल्फा हाइड्रल ग्रुप के रूप में होती है, जो आपके जो प्रोटीन होता है, ये जो सुक्रोज होता है, उसको एक तरह से एक्टिव कर देता है। तो पूरे प्लांट में जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो लास्ट में आपने देखा होगा कई बार कि जो फलियां नहीं बन पाती है तो वहाँ तक भी ये फली बनती है, उन फलियों में भी दाने भरते हैं। तो अगर आप इस रूप में देखेंगे तो इसमें सिर्फ गंधक और नत्रजन होती है, लेकिन चूंकि गंधक होती है, अगर आपने इसका जो रिकमेंडेशंस है अगर उससे ज़्यादा आप इसका प्रयोग करते हैं तो ये हानिकारक भी हो सकता है। इसलिए अभी कई राज्यों के अंदर शायद इसको रिकमेंडेशन नहीं डाला गया होगा, लेकिन जो किसान यूज कर रहे हैं और जो हमने अनुसंधानों में देखा है तो ये 0.1% घोल का आप छिड़काव करें, जिसके लिए सीधा है कि करीब करीब जब ये इस अवस्था है तो 500 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, इसमें से आधा किलोग्राम आप थाई यूरिया ले सकते हैं। और इसमें भी एक सावधानी बरतने की आपको ये आवश्यकता है कि वो 2 रूप में मिलता है मार्केट के अंदर है, एक मिलता है प्योर वो उसके लिए, और एक होता है फर्टिलाइजर ग्रेड का। तो आपको फर्टिलाइजर ग्रेड का ही यूज करना है, थाई यूरिया, और वो करीब 600 से 700 किलो मतलब रुपए प्रति किलोग्राम वो बाजार में उपलब्ध हो जाता है। तो जब आप वो फर्टिलाइजर ग्रेड का यूज करेंगे तो फर्टिलाइजर के रूप में ही काम में आएगा। और कई बार जो प्योर होता है, जो हमारे केमिस्ट्री लैबों में काम आता है, तो वो अगर उसकी मात्रा को आप डालेंगे तो नुकसान करेगा। एक चीज़ है थाई यूरिया के बारे में कि थाई यूरिया जो हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं जी उसका घोल बनाना जी और घोल के साथ में वो, क्योंकि 1 लीटर में 1 ग्राम आप रिकमेंड करते हैं, तो एक तो वो सावधानी रह गई। एक है इसका किस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभावी फायदा होगा छिड़काव करने का? हाँ, देखिए ऐसा है, अगर हम बात करें तो ये एक अवस्था ऐसी आती है जिसमें पहली बात तो हमने जो अनुसंधानों में देखा है कि थायो यूरिया का अगर आप 2 छिड़काव करते हैं तो बहुत ही बढ़िया रहता है। और 2 छिड़काव का मतलब ये हो गया कि अगर आप देखेंगे कि जो करीब 50 दिन की अवस्था पर ये जो करीब अवस्था आ रही है जब खूब अच्छे फूल है, इस समय पर आप पहला छिड़काव करें। और 50-55 दिन की अवस्था पे, और जो दूसरी अवस्था आती है वो जब आती है जब फली बनने लगती है, जब फली बन जाती है उस समय आप इसका छिड़काव करें। और इसमें सिर्फ सावधानी आप ये बरतें कि 0.1% का ही करें, यानी कि आप 1 लीटर पानी के अंदर 1 ग्राम का ही घोल करें। कई बार किसान भाई अनजाने में क्या है, अगर उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन बना देंगे तो वो फिर आपके लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो जैसे जो पाला पड़ता है जी वो अवस्था आती है जनवरी में आती है, तो वो अवस्था जो अब की अवस्था है छिड़काव के लिए अगर जरूरत पड़े तो उस समय भी देखिए किया जाए? ऐसा है, जो पाले का प्रभाव होता है उससे कोई भी फसल हमेशा प्रभावित होती है। पाले से बचाव आप अप्रत्यक्ष रूप से कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं कि पौधे को मजबूती प्रदान करने का काम होता है। तो चूंकि मैंने इसमें कहा कि सल्फर होती है यानी गंधक होती है, तो उससे क्या है पौधे को एक मजबूती प्रदान होती है और उसकी क्षमता बढ़ती है। और इसीलिए हम दूसरा भी छिड़काव जो इसकी अवस्था में करते हैं, जब फली की अवस्था में करते हैं, तो उस समय जनवरी की अवस्था आ जाती है जिस समय पाला बढ़ता है। तो एक तरह से सल्फर की वजह से, जैसे पहले शुरुआत में जो रिकमेंडेशन थी वो सल्फ्यूरिक एसिड की थी, इसीलिए थी कि सल्फर एक तरह से पाले को बचाने के लिए पौधे की एक रक्षा करता है। और ये भी हम लोगों ने देखा है कि करीब एफिड का जब प्रकोप होने लगता है तो चूंकि इसकी एक तरह से क्षमता अच्छी बढ़ जाती है, रेजिस्टेंट पावर थोड़ी सी बढ़ती है, तो एफिड का प्रकोप भी कम देखा गया है जिन इलाकों में थाई यूरिया का छिड़काव किया गया। और एक बात और है किसान भाइयों, चूंकि जैसा मैंने कहा सल्फर होती है, नत्रजन होती है, सल्फर की वजह से इसमें तेल की मात्रा भी बढ़ती है। तो आजकल आप देख रहे हैं बाजार के अंदर तेल की मात्रा से ही आपका जो बाजार भाव लगता है। और अगर कुल मिलाकर हम देखें तो करीब 10 से 15% तक आपकी, अगर दूसरे जो कृषि क्रियाओं को आप अपनाते हैं तो इसमें करीब 10-15% तक आपकी उपज में प्रत्यक्ष रूप से बढ़ोतरी देखी गई है। डॉक्टर साहब इस साल क्या हुआ है कि जो बरसात है वो बहुत बाद में हो गई, उसकी फसल से सरसों की फसल जो है ना प्रभावित भी हुई, तो उसकी वजह से कुछ असर पड़ने वाला है क्या आने वाले सीजन में? नहीं, देखिए अभी तक के मौसम को देख के तो ये हम बोल सकते हैं कि कुछ इलाकों के अंदर तो समय से बुआई हो गई थी, लेकिन करीब ये 15 या 20 अक्टूबर के बीच में कुछ क्षेत्रों के अंदर जो बरसात हुई है तो किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ी है, उनकी फसल थोड़ी सी लेट हो गई है। तो अगर मौसम आगे कैसा रहता है हम नहीं जानते, लेकिन अगर मौसम में इसी तरीके से अगर जैसा नॉर्मल मौसम रहता है उस तरीके से रहता है तो लेट की जो फसल होती है देरी से बुआई की, उसमें एफिड या चेपा के प्रकोप की संभावना बढ़ती है। तो वो किसान भाई उस चीज़ का ध्यान रखें। अगर बाद में कभी चेपा आता है, मौसम बाद में बहुत गर्म हो जाएगा आके, तो आप करीब चेपा से बचाव के लिए जो उपाय है, शुरुआती अवस्था में आप अपने खेत का निरीक्षण करते रहें। अगर वो चेपा आ जाता है तो जो ऊपर की कल उसको तोड़ के
जहाँ पे चेपा का उसको आप मिट्टी में दबा दें, काफ़ी हद तक तो वही नष्ट हो जाएगा। और फिर ये क्या है, चेपा की एक विशेषता ये भी होती है, जैसे खेत है आपका तो किनारे किनारे के पौधे पे सबसे पहले आएगा वो, तो आप किनारे किनारे का आप निरीक्षण करते रहें और जब देखें कि शुरुआती अवस्था में तोड़ दबा दें और उसके बाद में भी अगर वो ज़्यादा फैल रहा है तो फिर आप उसका इंसेक्टिसाइड का छिड़काव करें। सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपने पूछी थी वो थी कि किसान को लगातार फसल का निरीक्षण करते रहना पड़ेगा कि जैसे आपने पानी लगा दिया, नमी हो गई, तो अब बीमारी आने की संभावना है। अगर आप शुरुआती अवस्था में पत्तों से बीमारियों को पहचान सकते हैं, अगर पत्ते आप देख रहे हैं कि वहाँ पे शुरुआत हो गई है तो आप उसको पत्ते तोड़ के या फिर अपना मैनेजमेंट करके कोई एक आधी प्लांट अगर ग्रसित हो गया उसको उखाड़ के जला के नष्ट कर दें। और जब अगर मान लो ज़्यादा फैल रहा है, मौसम बीमारियों के अनुकूल है, तो फिर आप दवाइयों का आप स्प्रे करके बचाव कर सकते हैं। इस तरह एफिड का है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर आपकी फसल को नुकसान तो इसके लिए कुछ बचाव के तौर पर एफिड से बचाव करने के लिए या कोई रोग जो हर साल ज़्यादा प्रकोप लाता है तो कोई बचाव के लिए ही स्प्रे कर सकते हैं? नहीं, बचाव के लिए तो स्प्रे नहीं है। बाकी जो जब मान लीजिए आपके लक्षणों को आप देख लें और उसके बाद में अनावश्यक रूप से रसायन का छिड़काव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपकी वहाँ दवा उसमें वो आती है तो जैसे मान लीजिए आप मैनकोजेब का छिड़काव कर सकते हैं, सफ़ेद रोली रोग के लिए है, और आपके ये इसके लिए भी कर सकते हैं, हाइपरोडियन का भी छिड़काव कर सकते हैं, काला धब्बा रोग के लिए है, और एफिड के लिए आप रोगोर का छिड़काव कर सकते हैं, डाइमेथियोड के नाम से जो मिलता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे रोग हो चाहे कीट हो, सबके लिए हमारे तरफ से जो इंसेक्टिसाइड है, फंजीसाइड है, उनकी अनुशंसा की गई है। तो जब भी आपको लगता है कि भाई ये मौसम इनके अनुकूल है और अब आगे बचाव नहीं हो सकता तो ही स्प्रे करें, वरना अनावश्यक रूप से स्प्रे करने की आवश्यकता नहीं है। तो किसान भाइयों, असली बात ये है कि कोई भी फसल हो, समय समय पर अपनी फसल का निरीक्षण, बल्कि हम तो कहें कि रोजाना का निरीक्षण आवश्यक है, क्योंकि ये फसल हम देख रहे हैं बहुत अच्छी अवस्था में है इस समय और मौसम हर फसल को प्रभावित करता है। ऐसे में हम अगर देखते हैं कि कोई कीड़ा लग रहा है या कोई बीमारी का प्रकोप है तो बचाव के तौर पे हमको उपाय करने होंगे और उसमें है कि कोई रसायन जो संस्तुत रसायन है उसका कोई छिड़काव किया जा सकता है। मौसम से बचाव के लिए सल्फ्यूरिक एसिड और थायोरिया ये पाले से भी बचाव करेगा और पैदावार में भी बढ़ोतरी में सहायता देगा। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो पाले से बचाव के लिए डॉक्टर साहब ने संस्तुत किया है। थायोरिया का स्प्रे आप कर सकते हैं और वो 2 स्प्रे संस्तुत किए हैं। एक पहली अवस्था जो है जब फूल आने लगे और दूसरी अवस्था है जब 80 दिन के आसपास की फसल हो जाती है। डबल फायदे हैं, उसमें तेल की मात्रा बढ़ती है और फसल का प्रतिकूल मौसम से बचाव होता है और उसके साथ साथ में हमारी फसल की जो रोगों से या कीटों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाती है। डॉक्टर साहब, ये जानकारी उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाइयों को लाभान्वित करेगी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों और बहनों, आज की कड़ी में सुझाए गए उपायों से आप सरसों की फसल में और अधिक पैदावार ले सकते हैं। अगली कड़ी में जानेंगे सरसों की खेती की अन्य तकनीकों के बारे में। अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।